नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 26 नवंबर 1949 वो दिन जिस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में 26 नवंबर 1949 वो दिन है जिस दिन भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, उसको ग्रहण किया गया या अपनाया गया। यह परिपाटी शुरू होती है संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की 19 नवंबर 2015 से, जब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको मनाए जाने की घोषणा की गई और उसी वर्ष 26 नवंबर से इसको मनाए जाने की परिपाटी शुरू हुई। इसी क्रम में हाल ही में अभी यह फिर से संविधान दिवस के रूप में संविधान के महत्व की तरफ इंगित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की स्मृति में जब आयोजित किया गया, तो इस दिन भारत की राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस दिवस के उपलक्ष्य में जब भाषण दिया जा रहा था, तो उस समय एक खास चर्चा को फिर से दोहराया गया और वह चर्चा फिर से सुर्खियों में आई, जो कि काफी पहले से चली आ रही थी। क्या है वो चर्चा, क्या है वो बात जिसकी तरफ इंगित किया गया? तो जी हाँ, इसी शीर्षक के ऊपर आज हम बात करेंगे। वो शीर्षक है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, जिसके लिए फिर से राष्ट्रपति महोदया के द्वारा भी यह कहा गया कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में इंगित करते हुए कहा गया, इसकी प्रासंगिकता पर जोर दिया गया और एक बार फिर से ये सुर्खियों में है। तो आइए देखते हैं क्या है इसके विषय में। सबसे पहले देख लें कि किन बिंदुओं के अंतर्गत इसको समझेंगे। हमारी परिपाटी होती है, हम खबर देखते हैं, खबर क्या है, फिर देखेंगे चर्चा में क्यों है, उसको भी समझेंगे। इसी क्रम में देखेंगे कि संवैधानिक परिप्रेक्ष्य इसके संदर्भ में अब तक क्या रहा है, कब से इसके बारे में चर्चा शुरू हुई, वर्तमान में ये फिर से राष्ट्रपति महोदया के द्वारा चर्चा किए जाने के उपरांत चर्चित रहा। तो इस क्रम में जो संवैधानिक परिप्रेक्ष्य है उस पर एक नजर डालेंगे। चयन की वर्तमान प्रणाली क्या है, फिर उसकी लाभ और चुनौतियां, इन दोनों पक्षों पर विचार करेंगे और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के दृष्टिकोण से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आपको दे दें कि हमारा कार्यक्रम इन फोकस होता है दृष्टि परिवार की तरफ से। उसके समय में एक परिवर्तन किया गया है, अब वो आपको सुबह 8 बजे देख सकेंगे, आपके लिए वो उपलब्ध होगा। तो सबसे पहले खबर को देखते हैं। खबर क्या है? खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, प्रेसिडेंट मुर्मू एडवोकेट्स फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस व्हाट द आइडिया इज व्हाट इज हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। अब ये खबर के ही संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा में क्यों है, सबसे पहले बात कर लें, क्योंकि 26 नवंबर वो दिन है जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रपति महोदया के द्वारा अपने संभाषण में इसका जिक्र किया गया। क्या है? तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, इसके बारे में इन्होंने इंगित किया। वास्तव में ये है क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो ये सभी राज्यों के लिए समान रूप से एक ऐसी न्यायिक सेवा की बात की जा रही है जो कि केंद्रीकृत हो। वास्तव में होता क्या है कि जो अतिरिक्त जिला न्यायालय न्यायाधीश होते हैं, जिसको हम एडीजे कहते हैं, और दूसरा जिला न्यायाधीश जिसको डीजे कहते हैं, उनके स्तर पर जो भर्ती होती है उस भर्ती को केंद्रीकृत करके सेंट्रलाइज करने की बात कही जा रही है और इसी दिशा में ये एक सुधार करके करने का एक प्रयास है। इस प्रयास को करने की बात की जा रही है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे यूपीएससी की परीक्षा के द्वारा एक केंद्रीकृत प्रक्रिया के तहत भर्ती की जाती है और फिर अलग अलग जिले आवंटित किया जाते हैं, अलग अलग कैडर में उनको भेजा जाता है। इसी के तहत इस व्यवस्था को करने की बात की जा रही है, जिससे ये फिर से सुर्खियों में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये व्यवस्था है, इसके लिए ये क्या पहली बार बात हुई है, और अगर पहली बार नहीं हुई तो इससे पहले कब कब प्रयास हुए हैं, कब कब बात हुई है। तो सबसे पहले चर्चा हुई थी 1958 में एक विधि आयोग के माध्यम से। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट को कहा गया रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म्स ऑन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये 14वीं रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट में भी ऐसी व्यवस्था की अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की बात की गई। इस दिशा में पहली बार बात की गई। इसी क्रम में देखेंगे आगे, तो जब 42वां संविधान संशोधन होता है 76 में, यहां पर अनुच्छेद 312(1) में संशोधन किया गया और इस संशोधन के तहत क्या हुआ? इस संशोधन के तहत संसद को एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। और इसी क्रम में जब संसद को एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कानून बनाने का जब अधिकार दिया गया, तो इसमें यह सेवा भी सम्मिलित थी, अखिल भारतीय सेवा भी सम्मिलित थी। आगे अगर देखें तो अनुच्छेद 312 के तहत आप देखेंगे राज्यसभा जो है एक प्रस्ताव पारित करेगी। इस प्रक्रिया के तहत अगर देखा जाए
वो प्रस्ताव कैसा होगा? उस प्रस्ताव पर 2/3 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। और ये कैसे अनुसमर्थन है? तो ये उपस्थित और मत देने वाले लोगों के 2/3 अगर उसके समर्थन में है तो फिर आगे संसद उस पर कानून बना के AIGS बनाने के लिए एक कानून अर्थात उसको संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। इसमें यह बात स्पष्ट कर दें कि ये पूरी प्रक्रिया करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये 2/3 उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के अनुसमर्थन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 245, इसमें उपस्थित हुए मान लीजिए केवल 240, लेकिन मत देने वालों की संख्या है मात्र 233। तो ये जो संख्या है उपस्थित और मत देने वालों की संख्या, इसका 2/3, ये जो संख्या होगी ये 144 के आसपास होगी। तो ये संख्या अगर इसका अनुसमर्थन करती है तो फिर संसद इस पर एक कानून बना देगा और इस तरह से इसका गठन हो जाएगा, एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो सकता है। ये प्रोविजन हो गया। अगर इसके बाद देखें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस दिशा में इसका समर्थन किया गया और 1993 में इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक संकेत दिया गया इसके समर्थन में। आगे ये क्रम 2006 में भी आप देखेंगे। 2006 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर जो संसदीय समिति है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो भी इसके लिए अपनी 15वीं रिपोर्ट में इस बात को फिर से इधर इंगित करती है, इसका समर्थन करती है। इसी क्रम में आप देखेंगे 2017 में फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक विशेष केंद्रीय चयन तंत्र की बात की जाती है जो कि जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति से संबंधित है। अब ये जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी 2 तरह की नियुक्ति है। ये विशेष रूप से ये जो गठन करने की बात की जाती है, अखिल भारतीय जो न्यायिक प्रणाली की बात की जाती है, ये न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश के लिए ही केंद्रित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब चयन की वर्तमान प्रणाली क्या है, एक बार उसको समझ लेते हैं तो दोनों में विभेद आपको स्पष्ट हो जाएगा। वर्तमान प्रणाली क्या है? तो वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत अगर देखें तो ये राज्य के अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह से आता है, अर्थात जो ADJ और DJ की नियुक्ति होती है पूरी तरह से राज्य के अधिकार में है और अनुच्छेद 233-34 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति होती है। अब राज्य लोक सेवा आयोग जो है और संबंधित उच्च न्यायालय, इनमें दोनों की भागीदारी होती है। आपको बता दें कि जो जिला न्यायालय होता है वो एक सबऑर्डिनेट न्यायालय है, इस पर उच्च न्यायालय का एक तरह से अधिकार माना जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट उसको माना जाता है। तो यहां पर राज्य लोक सेवा आयोग और इन दोनों की मिलीजुली प्रभाव हमको प्रभावशीलता दिखाई देती है। जिला न्यायाधीश की अगर बात करें तो राज्यपाल इनको अपॉइंट करेगा और किसके परामर्श से करेगा? तो इसमें परामर्श जो होगा वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होगा। यहां पर इसके अलावा जो प्रक्रिया है, जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य जो न्यायिक नियुक्तियां होती हैं वो क्या होता है? तो उसके लिए एक परीक्षा होती है जिसको कि प्रांतीय सिविल सेवा, जिसको PCSJ की परीक्षा हम कहते हैं, उसके तहत परीक्षा के माध्यम से यह न्यायिक सेवा के रूप में प्रचलित है यह परीक्षा और उसके माध्यम से अन्य नियुक्तियां हो जाती हैं। अर्थात जज के अलावा जो अन्य नियुक्तियां हैं वो इस प्रक्रिया के माध्यम से होती हैं और शेष इस तरह से होती है। कहने का मतलब यह है कि यह प्रक्रिया अभी तक पूरी तरह से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात की जा रही है कि जब एक अखिल भारतीय स्तर पर ऐसी संस्था बनाई जाए जो केंद्रीकृत व्यवस्था हो, वो अगर अपॉइंट करे इन न्यायाधीशों को, तो उसमें और अब की व्यवस्था में परिवर्तन से क्या कंट्राडिक्शन हो सकता है, क्या टकराव हो सकता है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। इसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, इससे क्या लाभ होता है उसके लिए कुछ बातें कही जाती हैं। तो लाभ को देख लेते हैं। कहा जाता है कि जो जनसंख्या का अनुपात है उस अनुपात में हमारे यहाँ जजेस का अभाव है। यही कारण है कि बड़ी मात्रा में केसेस जो है वो पेंडिंग है। तो ये कहा जाता है कि ऐसी अगर केंद्रीकृत व्यवस्था होगी तो हम शीघ्र अतिशीघ्र इन मामलों का निपटारा कर सकेंगे, अपॉइंटमेंट जल्दी जल्दी कर सकेंगे, भर्तियों में तेजी ला सकेंगे। अगर न्यायाधीशों पर आप नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि विधि आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट हालांकि पुरानी है लेकिन एक तस्वीर स्पष्ट होगी इस पर नजर डालने से। उसमें यह कहा गया कि प्रति मिलियन जजों की संख्या के हिसाब से इसका आकलन है। उसमें बताया गया कि 10.50, मोटा मोटी 11 मान लीजिए, 11 जज यहाँ पर 10 मिलियन पे 11 जज हैं वर्तमान में, जबकि उस समय की 87 के अनुसार जो जज जितने होने चाहिए वो संख्या 50 न्यायाधीश प्रति मिलियन बताई गई थी। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर कमी देखी गई। अगर वर्तमान समय की बात करें तो 20+ हैं, 21 के आसपास हैं, 20 उस समय बताया जा रहा है। वर्तमान में देखें तो 11 से बढ़कर 20 संख्या जरूर हुई, तो हमें संतोषजनक तो लग रहा है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं अन्य देशों की तुलना में
तब हमें लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं। अमेरिका से अगर हम तुलना करें तो वहां पर प्रति मिलियन जजों की संख्या 107 है। उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी संख्या बहुत कम है। यूके की बात करें तो वहां पर प्रति मिलियन 51 है, उसके लिहाज से भी काफी कम है। तो इस लिहाज से हम जब देख रहे हैं तो हम वैश्विक स्तर पर अन्य देशों से तुलना करते हैं तो दिखाई देता है कि हम इन जजेस की संख्या प्रति मिलियन के हिसाब से काफी कम है। इस पर विचार करने की जरूरत है और इस अंतर को पाटने की आवश्यकता है। तभी हम जितने लंबित मामले हैं अगर उस पर नजर डालें उसको भी तभी निपटा पाएंगे। साथ ही साथ रिक्तियों की अगर बात करें तो यह माना गया था इसी पुरानी रिपोर्ट के अनुसार कि लगभग 5400 रिक्तियां खाली हैं, रिक्त हैं। तो करोड़ों मामले लंबित हैं। मामलों की अगर बात करें तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में केवल तकरीबन 67 एक पुराना आंकड़ा था, 67,000 नियुक्तियां केवल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट की बात करें तो सारे हाई कोर्ट्स को मिला दिया जाए तो 57 लाख तकरीबन मामले लंबित हैं। और सर्वाधिक जो मामले लंबित हैं वो इन्हीं निचली अदालतों के हैं जहां पर तकरीबन 3.8 करोड़ मामले लंबित हैं। ऐसी दशा में यह माना जाता है कि इस प्रकार अगर एक अखिल भारतीय स्तर पर, एक केंद्रीय स्तर पर संस्था का गठन होता है तो इन मामलों में तेजी लाई जा सकती है। साथ ही समाज के जो सीमांत वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व जो है, सामाजिक समावेशन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। अब इसके पक्ष में भी कुछ तर्क दिए जाते हैं, खैर कितनी सच्चाई है वो हम मूल्यांकन करेंगे। कई प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सकता है, ऐसा माना जाता है। फिलहाल की जो स्थिति है उसमें गुणवत्ता की कमी दिखाई देती है, तो ऐसे में जो टैलेंट है उसको अखिल भारतीय स्तर पर हम फिल्टर करके इन न्यायिक सेवाओं में ला सकते हैं। ये इसके पक्षधर जो हैं वो इसके पक्ष में तर्क देते हैं। साथ ही जो निचली न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, ये मुद्दे भी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, इन पर भी नजर जाती है। इसमें भी ये कहा जाता है कि इसमें कमी लाई जा सकती है। अब ये तो पक्ष की बात हो गई, लेकिन क्या चुनौतियां हैं? क्या यही एकमात्र विकल्प है? इसको इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? ये आप भी विचार करें और अपने कमेंट जरूर बताएं। चुनौतियों को अगर देखें तो अनुच्छेद 233 और 312 ये दोनों विरोधाभास है। जहां अनुच्छेद 233 इसको राज्य के कटघरे में लाता है, राज्य के अंतर्गत लाता है, राज्य के अधिकार क्षेत्र में लाता है, वहीं 312 के अंतर्गत जो अखिल भारतीय न्यायिक आयोग की न्यायिक स्तर की बात की जा रही है उसमें अगर देखा जाए तो ये केंद्र और राज्य के बीच में कहीं ना कहीं एक कंट्राडिक्शन, एक टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है उनको नियंत्रित करने की जो राज्य के पास अभी जो शक्ति है वो राज्य अपनी मौलिक शक्ति मानता है। और ऐसी दशा में अगर ये शक्ति छीनेगी तो संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। संघवाद का सिद्धांत आप जानते हैं कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन हो, तो राज्य कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों के खिलाफ इसको मानेगा। और न सिर्फ संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ बल्कि जो बुनियादी संरचना का सिद्धांत है उसके भी विरुद्ध इसको माना जा रहा है। इसलिए राज्य इसका विरोध हमेशा से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। साथ ही भाषाई बाधा एक बड़ी बाधा है, क्योंकि लैंग्वेज के लेवल पे अगर हम देखें तो आज भी चूंकि जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसमें एक सामान्य रोल होता है भाषा का, लेकिन जुडिशरी का मामला ऐसा है कि हम पूरा मामला अगर सही भाषाई ज्ञान ना हो तो समझने में अगर दिक्कत आएगी तो निर्णय प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए भाषाई बाधा का मतलब यह है, आपको मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गए तमिलनाडु कैडर में या साउथ के किसी अन्य ऐसे राज्य में सेलेक्ट हो गए जहां की लोकल भाषा आप नहीं जानते हैं, क्योंकि स्थानीय जो अदालत है, जिला लेवल की जो अदालत है, वहां पर जो सुनवाई होती है, जो प्रक्रिया होती है वो स्थानीय भाषा में होती है। तो स्थानीय भाषा के जानने का अभाव आपके निर्णय में कहीं ना कहीं आपको व्यवधान आपको दिखाई दे सकता है, तो ये एक बाधा मानी जाती है। हालांकि ये कोई अंतिम सत्य नहीं है, इसके भी विपक्ष में लोग तर्क देते हैं, लेकिन फिलहाल एक बाधा है। सर्वसम्मति का अभाव यह है कि इस बात पे अभी सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है, राज्यों का विरोध है, तो ये एक बाधाएं हैं। इन बाधाओं से निपटने के बाद ही हम उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जिसके अंतर्गत ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज के बारे में सोचा जा सकता है। संवैधानिक सीमा की अगर बात करें तो अनुच्छेद 312 का खंड 3 एक प्रतिबंध लगाता है कि जो ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज हैं उसमें जिला न्यायाधीश के पद से कम पद शामिल नहीं होगा। अर्थात जिला न्यायाधीश की नियुक्ति तो एआईजेएस के तहत होगी, लेकिन उसके नीचे का जो होगा मामला वो राज्य सरकार के अंतर्गत जैसे चल रहा है चलेगा। तो यहां पर भी एक कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है। ऐसे में भी केंद्र राज्य टकराव हमको देखने को मिल सकते हैं, संवैधानिक हमको गतिरोध देखने को मिल सकता है। साथ ही
एआईजीएस के माध्यम से अधीनस्थ न्यायपालिका की जो नियुक्ति है उसको संवैधानिक बाधा का सामना करना पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो। साथ ही आप देखें तो उच्च न्यायालयों के नियंत्रण अभी तक हमको दिखाई देते हैं इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। तो एक तरह से इस नियंत्रण पे जो अभी मौजूदा समय में वर्तमान में मौजूद है उसका भी क्षरण दिखाई देगा और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी प्रभावित होगी। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो हमें दिखाई देती हैं। अब क्या हो सकता है, आगे की क्या राह हो सकती है? और कुछ तर्क दिए जाते हैं कि मौजूदा समय में जो स्टेट वाइज आरक्षण का प्रोविजन है, स्थानीय के क्षेत्रीय, हम कह सकते हैं कि हमें क्षेत्रीयता के कारण जो आरक्षण दिया जाता है, विशेष क्षेत्र के कारण विशेष, जैसे अभी बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया है तो वहां की क्षेत्रीयता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस लिहाज से हर राज्य की अलग परिस्थितियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान आ सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो ग्रामीण जो उम्मीदवारी है वो प्रभावित हो सकती है। तो ये भी कुछ तर्क दिए जाते हैं। इसके विरुद्ध कुछ तर्क ऐसे हैं जिस पर विचार करना चाहिए। अब क्या हो सकता है, तो हमें संरचनात्मक अगर सुधार की हम बात करते हैं या वैकेंसीज को बढ़ाने की बात करते हैं तो उसके लिए क्या यही एकमात्र विकल्प है कि ऑल इंडिया स्तर पर इसको केंद्रीकृत किया जाए? अन्य विकल्प भी हो सकते हैं, उस पहलू पर भी विचार करना चाहिए। साथ ही अगर आप देखें तो भर्तियां जितनी हैं वो कैसे प्रभावी हो, इसके लिए एक हम निकाय बनाकर उसको तेज कर सकते हैं, नियुक्तियों की संख्या हम बढ़ा सकते हैं। तो दूसरे पहलुओं पर भी विचार किया जा सकता है और सर्वसम्मति के लिए एक बेंच पर बैठकर वार्ता भी एक परिणाम हो सकती है, इस पर विमर्श हो सकता है। अंत में हम आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ आते हैं। तो आज का प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय चयन तंत्र का सुझाव सबसे पहले कब दिया गया? ऑप्शन है 2002, 2006, 2012 या यहां 2000 होगा या 2017। उम्मीद है आपको संदर्भ समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।